चलो, तो हमारा पूरा जो पाठ्यक्रम है वो आप लोगों ने नोट कर रखा है ना सबने। कितने भागों में है? सब्जेक्ट तो 3 भागों में है और चौथा भाग भी है सेकंड पेपर में, जो मनोविज्ञान वाला है। ठीक है, चलो हमें 3 भागों की बात करो। जो सब्जेक्ट है हमारा, पहला भाग हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनकी वीडियो अलग से बना करके मैं डालूंगा। ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी चल रहा था तो इसलिए मैंने बीच में उनको नहीं छेड़ा। तो वो वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा और सारा का सारा मैटर कंटिन्यू हो। दूसरी जो इकाई है उसमें आपके आर्टिस्ट अर्थात भारत के कलाकार और राजस्थान के कलाकार और भारत के मूर्तिकार, ये 3 टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़े लंबे चलेंगे। लंबे चलेंगे मतलब इनका कंटेंट है ना एक अलग स्टाइल का आएगा, एक अलग पैटर्न पे चलेंगे ये तीनों ही टॉपिक। इसलिए इनको थोड़ा सा मैंने ड्रॉप कर दिया है और तीसरी इकाई को मैंने शुरू कर दिया है ताकि इधर का मैटर भी आप लोगों को मिलने लग जाए। ये इस तरह का कंटेंट है तीसरी यूनिट वाला, तो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी लगेगा कि पहली यूनिट और तीसरी यूनिट तो हो गई है, अब तो केवल आर्टिस्ट बचे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के पास आ जाएंगी, ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सौंदर्य शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र तीसरी इकाई में सबसे पहला टॉपिक है आपके। भारतीय सौंदर्य शास्त्र पहले भी इतना ही था और ये जो अपडेट करके इन्होंने सिलेबस डाला है उसमें भी इतना ही है। यानी सौंदर्य शास्त्र में इन्होंने नया कुछ भी नहीं जोड़ा है। वही आपके भरत मुनि का रस सिद्धांत है, रस निष्पत्ति सिद्धांत है और उसके 4 व्याख्याकार है। जबकि पश्चिम की कला में कुछ टॉपिक ऐड कर दिए। पहले तो पश्चिम कला में केवल बाइजेंटाइन कला था और चरम पुनरुत्थान था। सॉरी, इससे पहले गोथिक था, गोथिक के बाद चरम पुनरुत्थान था, केवल इतना सा था। और उसके बाद जो अभी मैटर जोड़ा है लगभग मानो कि 2 गुना जोड़ दिया। पश्चिम की कला में केवल पश्चिम पश्चिम कला की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 2 गुना जोड़ दिया है। आपके बरोक कला और पुनरुत्थान कलाकार में भी नए कलाकार जोड़ दिए उन्होंने। बरोक कलाकारों को जोड़ दिया, बरोक कला जोड़ दी है, ग्रीक कला जोड़ दी है। तो ये लगभग 2 गुने से ज्यादा मैटर हो जाता है आपका पश्चिम की कला में। और जो इसी के अंतर्गत थर्ड टॉपिक है आपका, थर्ड यूनिट में थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका आधुनिक कला, यूरोप की आधुनिक कला। उसमें भी नए कलाकार जोड़ दिए। तो कलाकारों की संख्या इधर खूब बढ़ चुकी है, मैटर खूब बढ़ गया है। फिर भी इसके बावजूद उधर जो मैटर है उसकी तुलना में हम इधर जल्दी इनको कवर कर लेंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। तो सौंदर्य शास्त्र 2 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा से हाईएस्ट 2 दिन का है, जल्दी हो जाएगा। शुरू करें सौंदर्य शास्त्र को। भारतीय सौंदर्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर इसका वर्णन मिलता है। जो मूल ग्रंथ है वो आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, रस सिद्धांत के प्रतिपादक है, वो है आपके आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। और इनका सिद्धांत रस निष्पत्ति सिद्धांत कहलाता है। रस निष्पत्ति सिद्धांत कहलाता है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अनेक कलाओं का वर्णन किया है, उनमें नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है। कौन सी कला को श्रेष्ठ माना है? नाट्य कला को। और इनका मत है कि नाट्य कला ऐसी कला है जिसमें अनेक कलाएं समाहित होती है, उसके अंतर्गत अनेक कलाएं निहित होती है, इसलिए उन्होंने नाट्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला कहा है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में या अपने रस निष्पत्ति के सिद्धांत में स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है। कितने बताई है? 8। और उन 8 स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या भी कितनी बताई है? 8 बताई। जनरली वर्तमान में हम बात करते हैं नवरस की बात करते हैं। कितने रसों की बात करते हैं? नवरस की बात करते हैं, अर्थात 9 रसों की बात करते हैं। तो सामान्यतः ऐसा सवाल आता है तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि 9 रस होंगे। कितने रस होंगे? 9 रस होंगे। जबकि रस निष्पत्ति के सिद्धांत के जो मूल प्रतिपादक है, सबसे पहले जो प्रतिपादक है भारतीय दृष्टिकोण से या भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत, तो वो है आपके भरत मुनि। और भरत मुनि ने 8
भावों की व्याख्या की है, 8 भाव बताए हैं और उन्हीं के आधार पर इन्होंने 8 रसों की व्याख्या की है। तो सवाल आता है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो 8 है। स्थाई भाव कितने हैं? 8 है। अब हम बात करते हैं कि स्थाई भाव क्या है, होते क्या है स्थाई। देखो, स्थाई भाव हमारे मन में, अंतर्मन में पनपने वाले या आने वाले विचार है। भाव विचार है, हमारे मन की स्थिति भाव है। और जो रस है उनका मूल कारण भाव ही है। भावों के कारण ही रसों की उत्पत्ति होती है। भावों को उसी प्रकार से बताया है कि ये प्रत्येक व्यक्ति में निहित होते हैं, समाहित होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशन में वो अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। उसके अनुकूल अगर कंडीशन है तो वो प्रकट होंगे, अन्यथा वो छुपे हुए होंगे। अंदर सभी के मन में होते हैं, अंतर मन में होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। लेकिन जब उस भाव के अनुसार कंडीशन होती है तो फिर वो प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। और अभिव्यक्त किसके माध्यम से होते हैं? अनुभव के माध्यम से। किसके माध्यम से होते हैं? अनुभव के माध्यम। तो हम इनकी बात करेंगे, विभाव की बात करेंगे। भाव भाव की मैं बात कर रहा हूं कि भाव प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, छिपे हुए होते हैं। मन की स्थिति को भाव कहते हैं, कि दुख है, कि प्रसन्न है, कि प्रेम के भाव है तो रति हो गया, क्रोध है, शोक है तो दुख का हो गया। तो ये सारे के सारे भाव हमारे अंदर निहित होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। लेकिन परिस्थिति वश ये प्रकट होते हैं। जैसे अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते एक कुत्ता नजर आया और वो भौंकता हुआ हमारे तरफ दौड़ रहा है, तो भय का भाव होगा कि नहीं होगा? डरेंगे ना हम, भय उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अगर वो कुत्ता नहीं होता तो क्या भय उत्पन्न होता? तो वो हमारे अंदर निहित है, भय का भाव, तभी तो उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब अंदर निहित होता है तब उत्पन्न होता है, तब प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। अभी हम सड़क पर चल रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल के पीछे से किसी ने ठोक दिया, हमारी कोई गलती नहीं है, क्रोध आएगा? आएगा क्रोध। तो वो परिस्थिति बस ही तो आया, वो क्रोध हमारे अंदर निहित है। भाव उसी प्रकार से निहित होता है जैसे मिट्टी में गंध, जैसे मिट्टी में गंध होती है ना, वैसे ही भाव निहित होते। गांव की मिट्टी आप देखोगे, बारिश की एक बूंद गिरती है ना, तब उसकी गंध आती है। बारिश नहीं होगी तब तक उसकी गंध नहीं आएगी, उसमें छिपी हुई है, उसमें निहित है। जैसे ही बारिश होगी ना, पहली बारिश देखना आप, जैसे बारिश हुई मिट्टी की सुगंध आएगी, महक आएगी। तो भाव भी मनुष्य में उसी प्रकार निहित होते हैं जैसे मिट्टी में गंध। जब परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के अनुसार वो उत्पन्न होते हैं। जैसे ब्याह में गया, कहाँ गया? ब्याह में। आपा ब्याह में गया और वहां अपन है कोई स्टेज पे हंसी मजाक करने वाला ही कोई है, जोकर बुला लिया उन्होंने, शादी ब्याह वालों ने, और वो अभिव्यक्ति कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तो हास्य। कौन सा भाव उत्पन्न होगा? हास्य। और रस कौन सा होगा? हास्य। भाव हो गया हास्य और रस कौन सा हो गया? हास्य। तो उसको सुनकर के उत्पन्न होगा ना, होगा कि नहीं होगा? भगवान राम बगीचे में गए, गए ना फूल तोड़ने, राम और लक्ष्मण बगीचे में फूल तोड़ने गए थे। वहां पर सीता दिखी सहेलियों के साथ, कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? रति। प्रेम, श्रृंगार रस हुआ उत्पन्न।
अगर सीता नजर नहीं आती तो उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता ना। वहां पर पुष्प तोड़ने से कोई राक्षस आ जाता और मना करता, तो क्रोध भाव। रौद्र रस, रस कौन सा होता? रौद्र। भाव कौन सा था? क्रोध। अलग अलग परिस्थितियों हमारे अंदर निहित भाव उत्पन्न होते हैं। तो इन भावों की संख्या भरत मुनि ने कितनी बताई है? 8। और इन भावों को ही मूल कारण माना है किसका? रस का। रस को आनंद कहा। रस को क्या कहा है? आनंद। जब भाव उत्पन्न होता है उस समय जो रसानुभूति होती है उसको आनंद की संज्ञा दी। और कौन सा भाव है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, उसका पता कैसे लग रहा है, इन सब की चर्चा हम अलग अलग करेंगे कि किसको तो हम भाव कह रहे हैं, भाव की बात हो गई। अब विभाव किसको कह रहे हैं और अनुभाव किसको कह रहे हैं। विभाव के तो कितने प्रकार है? स्थायी भाव के कितने प्रकार बताए मैंने? 8 बताए। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। वर्तमान में कितने हैं? ये 9 हैं, क्योंकि 9वां रस किसने जोड़ दिया है? अभिनव गुप्त ने। कौन सा जोड़ा? शांत रस। कौन सा जोड़ा? शांत रस। अभिनव गुप्त ने जोड़ दिया है। अभिनव गुप्त कौन है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के व्याख्याकार है, जिन्होंने टीका लिखी है अभिनव भारती। क्या लिखी है? अभिनव भारती। चौथे व्याख्याकार है और उनके द्वारा जो व्याख्या की गई है वो निर्विरोध है, सर्वमान्य है। एक एक व्याख्याकार की हम बात करें। तो नवरस किसने जोड़ा है? अभिनव गुप्त। याद रह जाएगा। अभिनव गुप्त को पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, एक एक व्याख्याकार को पढ़ेंगे, हम एक एक की बात करेंगे। चलो इधर आओ पहले। रस सिद्धांत, भारतीय सौंदर्य शास्त्र, यही है हमारा टॉपिक। रस सौंदर्यानुभूति का आधार है। अरे सौंदर्य अनुभूति का आधार कैसे माना है? रस को माना है। किसको माना है? रस को माना है। सौंदर्य की अनुभूति होती है, और जहां सौंदर्य है वहां आनंद है। ये मैंने आपको कला में पढ़ाया है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कला क्या है? जिसमें श्रेष्ठता है, जिसमें उत्तम भाव है, जिसमें श्रेष्ठता का भाव है, वो कला है। ऐसी अभिव्यक्ति जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है, वो कला है। ऐसा कार्य जिसमें श्रेष्ठता का भाव है, उत्तमता का भाव है, वह कला है। तो सौंदर्य है क्योंकि वह कला है। सौंदर्य है इसलिए उसमें आनंद है। आनंद है। तो सौंदर्य अनुभूति किसके कारण होती है? रस के कारण होती है। आनंद अनुभूति जो हो रही है वो रस ही है। रस को आनंद का पर्याय माना गया है। इसका पर्याय माना है आनंद का। रस सिद्धांत में भाव अभिव्यंजना को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। भावों की अभिव्यंजना होगी तो ही रस निष्पत्ति की बात की जाती है। सर्वोपरि महत्व किसको दिया गया है? भाव अभिव्यंजना को। अरे भाव अभिव्यक्त तो हो, भाव प्रकट तो हो, जिससे आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है भाई? आनंद की। हम पहले ही बात कर चुके हैं, रस का पर्याय क्या है? आनंद। रस निष्पत्ति हो रही है या रस उत्पत्ति हो रही है, अलग अलग बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। स्थायी भाव से रस निष्पत्ति हो रही है, इसका मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार रस सिद्धांत कैसा है? भाववादी है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत कैसा है? भाववादी है, क्योंकि भावों की बात हो रही है। भाव है तो रस है। हम पहले ही कह चुके हैं कि रसों का मूल क्या है? भाव है। भाव है तो रस है।
और प्रत्येक भाव प्रत्येक रस से जुड़ा हुआ है। हर स्थायी भाव का संबंध किसी न किसी रस से है। आचार्य भरत मुनि को भारतीय सौंदर्य शास्त्र का प्रथम व्याख्याकार या सौंदर्य तत्व का प्रथम व्याख्याकार माना जाता है। ये रस सिद्धांत के प्रवर्तक है। प्रवर्तक कह दो, प्रथम व्याख्याकार कह दो, प्रतिपादक कह दो। सबसे पहले रस सिद्धांत की व्याख्या किसने की है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में? भरत मुनि ने की है। कैसे भी कह दो, बात वही है, बात वही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि है। प्रथम व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि है। प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। अब बाद में वर्णन करने वाले अलग अलग है, जो टीकाकार है, व्याख्याकार है, लेकिन सबसे पहले तो कौन है? भरत मुनि। और इन भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ में रसों की व्याख्या की है? नाट्य शास्त्र में की। भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ में व्याख्या की है? नाट्य शास्त्र में की है। तो नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का है। और भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। साधारण सा सवाल ऐसा भी आ जाता है। आचार्य भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र भारतीय कलाओं का विश्वकोश है। भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य शास्त्र है ना, भारतीय कलाओं का विश्वकोश है, अर्थात अनेकों कलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। केवल नाट्य कला का वर्णन नहीं है, अनेक कलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सर्वोपरि कला कौन सी है? नाट्य कला है। श्रेष्ठ कला किसको माना है? नाट्य कला को माना है। हमने पहले ही पाठ में पढ़ लिया कला वाले में, और हमने उस टॉपिक में पढ़ा है कि प्राचीन साहित्य में कला, और उन साहित्यिक रचनाओं में हमने पढ़ा है नाट्य शास्त्र। वर्तमान में रस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ भरतकृत नाट्य शास्त्र है। भाई साहब, सबसे पहले रस सिद्धांत की व्याख्या भरत मुनि ने की है, नाट्य शास्त्र में की है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कौन सा होगा? नाट्य शास्त्र होगा। जो सबसे पहले है वही तो सबसे प्राचीन होगा, साधारण सी बात है। भरत मुनि ने रस को अथर्ववेद से ग्रहित किया है। अरे वेद कितने हैं? कितने हैं? एक तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो अथर्ववेद से किसको ग्रहण किया है? रस को। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सौंदर्य शास्त्र के सवाल पूछे गए हैं, लाजवाब थे, मजेदार सवाल थे, एक लेवल था सवालों का। मतलब पढ़ने वाला ही करेगा उसे, ये पक्का है। मजा आ गया पेपर देखते। ऐसे नहीं, नॉर्मल सवाल भी थे, लेकिन आधे से ज्यादा सवाल ऐसे थे जिनका अच्छा लेवल था सौंदर्य शास्त्र में, और अनेक सवाल पूछे हैं सौंदर्य शास्त्र से। पहली बार इतना वेटेज देखने को मिला सौंदर्य शास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 15 सवाल। भरत मुनि ने रस को कौन से वेद से ग्रहण किया है? अथर्ववेद। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में छठे तथा सातवें अध्यायों में रस की व्याख्या की है। नाट्य शास्त्र के किन अध्यायों में रस सिद्धांत की व्याख्या मिलती है? छठे और सातवें अध्याय में। यह वैसा ही सवाल है। कैसा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से भाग में चित्रकला संबंधी उल्लेख मिलता है? तीसरे भाग में, तीसरे खंड में, जिसका नाम क्या है? चित्रसूत्र है। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। कहां से कहां तक है? 35 से 43। वैसा ही सवाल है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र के कौन कौन से अध्यायों में रस सिद्धांत पर व्याख्या मिलती है? तो वो छठवें और सातवें में हो जाएगा। एक एक लाइन से सवाल बन रहे हैं। भरत मुनि से पूर्व रस की 2 व्याख्याएं या 2 परंपराएं प्रचलित। भरत मुनि से पहले, लेकिन सही तरीके से रस सिद्धांत की व्याख्या
रस सिद्धांत के प्रतिपादक तो भरतमुनि ही है। ठीक है, इनसे पहले दो परंपराएं प्रचलित थी सामान्य रूप से। एक तो दुहिण की है, जिन्होंने कितने रसों की व्याख्या की थी। दूसरे वासुकी है, जिन्होंने कितने रसों की व्याख्या की थी, 9। अब भरतमुनि किसके समर्थक हुए? किसके समर्थक हुए? क्योंकि दुहिण ने कितने रस माने और भरतमुनि भी कितने मानते हैं। हो गई बात साधारण। दुहिण ने कितने रसों की व्याख्या की, भरतमुनि ने कितने की? तो भरतमुनि कौन सी परंपरा के समर्थक हुए? दुहिण की क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वजन डालोगे ना हो जाएगा काम। अब तुम वजन ही नहीं डालोगे थोड़ा सा भी। ये स्थायी भाव है, ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सवाल आपको मिल जाएंगे इस सारणी में। ये तो है स्थायी भाव, और इन स्थायी भावों से उत्पन्न होने वाले ये रस हैं, और इन प्रत्येक रस से संबंधित या स्थायी भाव से संबंधित देवता है, और प्रत्येक रस का वर्ण है, अंग है। ये सारणी आपको याद करनी ही पड़ेगी। हर पेपर में मिलेगा आपको एक सवाल इस सारणी में से। अरे भाई साहब, हर पेपर में मिलेगा, मैं कह रहा हूं ना, हर पेपर में से इस सारणी में सवाल मिलेगा आपको। अब एक सारणी में सब कुछ है। ये तो स्थायी भाव है, रति, हर्ष, उत्साह, भय, शोक, जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध। ये रस है। रति का श्रृंगार रस, हास का हास्य रस, उत्साह का वीर रस, भय का भयानक रस, शोक का करुण रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, विस्मय का आश्चर्य रस, क्रोध का रौद्र रस। अब इन दोनों लाइनों में से मैं बता दूं आप लोगों को, साधारण सा सवाल तो एक तो ये बनता है, निम्न में से स्थायी भाव का उदाहरण नहीं है। तो 3 तो इधर के होंगे, एक इधर का होगा कोई। अब आपको ये देखना है कि ये तो स्थायी भाव है और ये रस है। ठीक है, जब वो सवाल करेगा निम्न में से स्थायी भाव कौन सा है, अब इसका सही सही तरीका मैं बता दूं आप लोगों को। आप लोग अगर ऐसे लटको ना इसमें, कैसे, ये स्थायी भाव, ये तो ये है, ये है, ये कठिन हो जाएगा। आप एक सीक्वेंस में स्थायी भाव याद कर लो, या फिर एक सीक्वेंस में आप रस याद कर लो। उस सीक्वेंस में जो आ रहा है, अगर रस का सीक्वेंस याद है, इसका मतलब है कि वो तो सारे रस है, और उसको छोड़ करके कोई अलग है तो वो स्थायी भाव है। अगर स्थायी भाव आपने याद कर लिए एक सीक्वेंस में, इसका मतलब स्थायी भाव तो ये हो गए, इसके हट करके कुछ आता है तो वो रस है। ये वेस्ट इलाज है, एक एक के पीछे पड़ोगे तो ये हाथ ही नहीं आएंगे। रतिरहास उत्साह भय, शोक जुगुप्सा विस्मय क्रोध, एक सीक्वेंस में याद कर लो। अरे बस वाला कंडक्टर हो ना, ये भी तो याद करे, नहीं करते क्या? बेचारे कई तो अनपढ़ होते हैं या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, तुमसे तो कम ही पढ़े लिखे होते हैं, उनको याद होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बैठो एक सीक्वेंस में। तो कर सकते हो, 8 ही तो है, एक याद कर लो, बाकी के रस हो जाएंगे। रतिरहास उत्साह भय, शोक जुगुप्सा विस्मय क्रोध। रतिरहास उत्साह भय, शोक जुगुप्सा में क्रोध। तो 3 बार रटोगे हो जाएगा खेल। और पूछ लो पड़ोसी से, और पड़ोसी को दे दो टारगेट, याद हुआ? और उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनो, एक भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, ये याद हो जाएगा आराम से। क्योंकि रति आप जानते हो प्रेम, हास जानते हो हास्य,
उत्साह, वीर, उत्साह, वीरता की बात। भय, भयानक, मिल रहा है दोनों ही, कई दिक्कत ही कौन है, दोनों ही मिल रहा है। शोक, करुणा, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, आश्चर्य, क्रोध, रौद्र। अब कई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है क्या? स्थायी भाव याद कर लो। स्थायी स्थायी भाव सीक्वेंस में याद कर लो, सीक्वेंस में काम जाएगा। कर सकते हो, सूत्री बना लो, जैसे हमने वो षडांग का सूत्र पढ़ा, रूप वेदा प्रमाणानि बावलापण योजनम सादृश्य वर्णिका वंगिति चित्र षडंगकम। अब किया ही है ना याद, बस इसको भी सूत्र मान लो, श्लोक मान लो, बना लो। अब स्थायी भाव पूछता है तो इनमें से जो भी आता है वो स्थायी भाव हो जाएगा और इनसे बाहर सब रस हो जाएंगे। उस तरह का सवाल आता है तो उसका तो इलाज ये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, रंगों की, कि कौन सा तो रस और कौन सा रंग। श्रृंगार, श्याम, श्रृंगार या प्रेम या रति स्थायी भाव की बात करें तो कौन सा रंग होगा? श्याम। श्याम का मतलब कृष्ण का रंग है, श्याम वर्णीय कृष्ण। प्रेम की बात आते ही, रति की बात आते ही, श्रृंगार की बात आते ही कृष्ण भगवान का याद आता है। कृष्ण भगवान की रासलीला गोपियों से प्रेम रस पर आधारित है, श्रृंगार रस पर आधारित है या नहीं? और कौन सा वर्ण हो गया? श्याम वर्ण हो गया। एक सवाल आया था 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर में, विष्णु धर्मोत्तर प्राण में श्रृंगार रस से संबंधित कौन से रंग को माना है? श्याम। उत्तर क्या था? श्याम। तो वो यही है। हास, श्वेत, कौन सा हो गया? श्वेत। उत्साह या वीर, गौर। भय, भयानक, काला। बिल्कुल भय की बात, भय की बात आ जाए, भयानक की बात आ जाए, मृत्यु की बात आ जाए, काला है। शोक या करुणा, कपोत। शोक, करुणा, कपोत। और कपोत को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर। कपोत को क्या बोलते हैं? कबूतर। और बेचारा कबूतर तो होता ही सीधा प्राणी है, वो तो करुणा में रहता है, शोक में रहता है। ऐसे याद कर सकते हो, नहीं है पता कि शोक, लेकिन सीधा प्राणी है। कबूतर को ऐसे मानते हैं सबसे सीधा प्राणी है बेचारा। ठीक है, जिसे अत्याचार होते रहते हैं उस पर शोक में रहता है। तो कपोत शोक, करुणा, जुगुप्सा, विभत्स, नील, नीला, विस्मय, आश्चर्य, पीला। 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया ये विस्मय, असिस्टेंट 2023 में। और क्रोध, रौद्र, रक्त। क्रोध है, रौद्र है, तो क्या है? रक्त। रक्त का मतलब लाल। अरे भाई साहब, वीर पुरुष की क्रोध के कारण आंखें लाल होती है कि नहीं होती? रक्त। ठीक है, ये देखना है, एक देवताओं को देख लेना, सारणी में देख लेना, याद करना पड़ेगा। वही सारणी रिपीट होगी। चलो इधर देखते हैं। किसी साहित्य अथवा काव्य को पढ़ने भर से चित्त में उत्पन्न होने वाले लोकोत्तर आनंद को रस कहते हैं। चित्त में उत्पन्न होने वाले आनंद को रस कहते हैं। मान लो आप कोई ऐसा साहित्य पढ़ रहे हो या कविता सुन रहे हो और आपके चित्त में, मन में, ध्यान में, अंतर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो रस है। कैसे? आपने वीर रस की कविता पढ़ी या सुनी, वीरता के भाव उत्पन्न हो गए हैं, हो गए ना? आप वीर महाराणा प्रताप को पढ़ रहे हो, उनके इतिहास को पढ़ रहे हो, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हो,
है, अच्छे साहित्यकार के द्वारा रचना वो रची गई है, लिखी गई है, उसको आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में पढ़ते पढ़ते ही वीरता के भाव उत्पन्न, लोकोत्तर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो रस कहते हैं। और वो भाव स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, वो जैसे उत्पन्न होते हैं, जिस आनंद की अनुभूति होती है, लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। मन ही मन में वीर होगा करे, मन ही मन में। हाँ, मैं हो तो एक घोड़ा मेरे पास भी होता, छोड़ता नहीं किसी को। अब वो क्या होता, ठीक है, लेकिन भाव तो उत्पन्न हो रहे ना, भाव की हो रही है। अगर आप ऐसी कहानी पढ़ रहे हो, रात के 12 बज रहा है, गांव के बाहर बड़ को पेड़ है, अंधेरी रात है, आंधी चाल रही है, बिजलियां कड़क रही थे, और अचानक की आवाज आ रही, कुत्ता भौंक रहा थे, भय, स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? भय। रस भयानक, रस कौन सा? भयानक। और रंग, देवता जी तो यमराज जी है ही सही, देवता जी तो यमराज जी है ही, हो जाओगा ना यमराज जी। और मूवी देख रहे हो, मूवी क्या देख रहे हो? मूवी, हीरो हीरोइन नाच रहा थे, मूवी देख रहे हो आप, हीरो हीरोइन नाच रहा है, मूवी देखते देखते ही है ना, जो अभिनेता है ना, बाकू तो देख बड़ा खुद ही समझ बैठे, देख बड़ा खुद ही है ना, अभिनेता बन बैठे कि ये अभिनेता मैं ही चू। ये मानवीय भाव है। अच्छा, आप हंस रहे हो, इसीलिए तो, इसीलिए तो उस अभिनेता के साथ तादात्म्य स्थापित होता है हमारा, और इसीलिए तो अभिनेता पर जब अत्याचार होते हैं, उसके परिवार पर अत्याचार होते हैं, तब वो अभिनेता दुखी होता है, तो हम भी दुखी होते हैं, और तभी तो विलेन के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, तभी तो होता है। और जब विलेन कभी यहाँ टीम में आता है और अभिनेता उसे मार रहा होता है, तब आपका भाव देख लो, मुक्का दे जोर सू, और गांव का बड़ा बूढ़ा देख रहा होए, और कोई अम्मा देख रही हो बड़ी बूढ़ी, और बाप खड़ा ना मारे आने तो, या तो मरना ही चाहे, या को माजनो ही कुटवा को थे। नहीं है क्या? तो वो भाव उत्पन्न हो रहे ना, वो भाव है, स्थायी भाव है, और उन उत्पन्न होने के बाद जिस लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है ना, उसी को रस कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग। अभिनेता हीरोइन को देख रहा है, हीरोइन की एंट्री हो रही है बड़े स्टाइल में, अभिनेता देखकर खुश हो रही है, तुम भी देखकर राजी हो रही है। हाँ, अरे भाई, यही है, नाट्य कला के माध्यम से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते हुए किस प्रकार से उन्होंने रस निष्पत्ति की बात की है, वो सारी बात यही है जो मैं बता रहा हूं। मंच कला को महत्व दिया उन्होंने, अभिनय को महत्व दिया है। अब आप इसको फिल्मों की बात पे ज्यादा करो, फिल्म मत मानो तुम तो, उसको, वो जो होता है ना, रामायण को जो मंच करने वाले होते हैं, रामलीला वाले, उनको देख लो, उसमें वही अभिनेता होता है, अभिनेत्री होती है, नायक नायिका होता है, ये होता है क्या? मूवी में भी यही होता है।
यही है। अब जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, जिसके मन में, वो तो है आश्रित, और जिससे हो रहा है वो है आश्रय। विषय, विषय क्या है? विषय, जिससे हो रहा है। इसकी बात करेंगे अभी आगे। तो बताओ मुझे, ये बात समझ में आई नहीं आई कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव निहित होते हैं, और वो वैसे ही निहित होते हैं, छिपे हुए होते हैं जैसे मिट्टी में गंध, और परिस्थिति बस वो उत्पन्न होते हैं। आपके कमरे पे 2-4 छोरा छोरी आया, गाड़ी दे गया तुमको, तो आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? खुद आया, तुमको ललकारा, खुद आया। बात आगे करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी पहले हम यहां बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत को सूत्रबद्ध करते हुए लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब आप लोगों के सामने ये सवाल ये है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी क्या है ना सवाल? अब हम बात करेंगे एक एक कि विभाव क्या है, आगे बात करेंगे। तो देखो, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य मम्मट ने भी कहा, आलंबन विभाव से उद्भूत उद्दीप्त व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभावों द्वारा व्यक्त सहृदय के हृदय में वासना रूप में स्थित भाव ही रस दशा है। सहृदय के मन में, सहृदय कौन है? सहृदय कौन है? दर्शक, श्रोता, पाठक। अगर कोई लेख पढ़ रहा है तो पाठक, कविता सुन रहा है, संगीत सुन रहा है तो श्रोता, नाटक देख रहा है तो दर्शक। वो सहृदय है। ठीक है। अर्थात इसको, इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, सामाजिक। सामाजिक शब्द भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। लो, अब हम एक एक की बात करेंगे। भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, इनकी बात करें। भाव देखो, मन के विचार ही भाव होते हैं। मन के विचार ही क्या होते हैं? भाव होते हैं, जो पढ़ भी लिए जाते हैं। ये प्राणी अपनी सूचना, शारीरिक चेष्टाएं, भाव होते हैं ना प्राणी में, मनुष्य में भाव होते हैं, जिनको वो, या जिनकी सूचना, शारीरिक चेष्टाएं एवं अनुकृति के द्वारा काव्यांशों का मापन कराते हैं, इसी को भाव कहते हैं। किसके द्वारा? अब सीधा सीधा मैं कह दूं, अभिव्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? अभिव्यक्ति के द्वारा। अब अभिव्यक्ति वो कैसे भी कर सकता है, शारीरिक चेष्टा द्वारा, या किसी कविता के द्वारा, लेखन के द्वारा, किसी भी माध्यम से वो भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त कर सकता है मतलब बता सकता है, प्रकट कर सकता है। भाव तथा रस एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। स्थायी भाव, ये लो, स्थायी भाव की बात, एक एक चीज क्लियर हो रही है। एक एक भाव तो नॉर्मल बात होगी ना भाव की, तो स्थायी भाव क्या होते हैं? अभी आ जाओ। ये सहृदय के अंतःकरण में मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदैव विद्वान रहे, सदैव विद्वान होते हैं सबके मन में। स्थायी भाव ही रस का मूल है।
अर्थात स्थायी भाव के कारण ही रस उत्पत्ति होती है, रस निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भावों को रस रूप अंकुर का कंद कहा है। रस रूप अंकुर का कंद कहा है। अर्थात भाव जो है ना, भाव कंद के रूप में विद्वान है, और उसमें से जो अंकुरित होता है ना, अंकुरित होता है, वो क्या होता है? रस। अंकुरित का मतलब बाहर निकलना, पैदा होना, क्या? रस। क्योंकि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होता है। तो वृक्ष तो क्या है? रस है। और बीज क्या है? स्थायी भाव। अरे बीज क्या है? स्थायी भाव। और उस बीज में से अंकुर क्या होता है? रस। और वो अंकुर रस होकर के किसका रूप धारण कर लेता है? वृक्ष का। तो बीज किसको कहा है? स्थायी भाव को। बीज से निकलने वाला अंकुर क्या है? रस। जैसे रस जैसे जैसे प्रकट होता है और अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, अर्थात आनंद की जब चरम उन्नति होती है, चरम स्थिति होती है, हम उसको कह रहे हैं वृक्ष। क्या कह रहे हैं? वृक्ष के। अंकुर से वृक्ष बनता है। क्योंकि स्थायी भाव ही वृक्ष के बीज के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणत होता है। स्थायी भाव क्या हो गया? बीज। बीज अंकुरित हुआ, तो वो जो अंकुरित हो रहा है ना, वो क्या है? रस। अब ये रस और फैल रहा है, एक चरम सीमा तक पहुंच रहा है, आनंद की सीमा, चरम सीमा तक पहुंच रही है, तो वो वृक्ष है। अगर बीज ही नहीं है तो फिर ना अंकुर है ना वृक्ष है। इसीलिए कहा है रस का मूल स्थायी भाव है। इसीलिए कहा है रस का मूल क्या है? स्थायी भाव। अगर स्थायी भाव नहीं है तो फिर रस भी नहीं है, बीज नहीं है तो अंकुर भी नहीं है, और अंकुर नहीं है तो वृक्ष भी। स्थायी भाव सभी मनुष्य में होते हैं और उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध छिपे रहते हैं। जैसे बारिश, बरसात के दिन आते हैं, पहली बरसात होती है, फिर मिट्टी की सुगंध देखो आप। किसी ने सेंट मिला दिया? अरे सेंट मिला दिया किसी ने, परफ्यूम मिला दी हो, किसी ने आकर के उसमें कोई खुशबू ढोड़ दी हो, बाहर से डाली क्या? उसी में ही मौजूद थी, हमेशा रहती है। लेकिन परिस्थिति जैसे ही अनुकूल होती है वैसे ही वो प्रकट हो जाती है। जैसे हर प्राणी के मन में, अंतर्मन में स्थायी भाव होता है और परिस्थितिवश संबंधित रस उत्पन्न होता है। ठीक है? अभी ये पूरा नहीं हुआ है। जब तक आपको मैं पूरे रस को निकाल करके लास्ट नहीं पहुंचाऊं तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। ध्यान रखना, विचार भी मत करना। विभाव आएगा, अनुभाव आएगा, व्यभिचारी आएगा। व्याख्याकार में नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। व्याख्याकार आज नहीं पढ़ाऊंगा, प्रत्येक व्याख्याकार की व्याख्या में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन अभी ना तो हम विभाव को छोड़ सकते हैं, ना हम अनुभाव को छोड़ सकते हैं, ना ही व्यभिचारी को छोड़ सकते। छोड़ दिया तो दोबारा से है ना इस क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आर्टिस्ट नहीं है कि या 4 चित्र तो आज पढ़ लिया, यहाँ का 4 कल पढ़ेंगे। ठीक है? ये सब जुड़े हुए हैं। ये धैर्य बनाए रखें, और जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना उनको अभी छिपा लें मिट्टी की गंध की तरह। स्थायी भाव हो गए। अब क्या है? संचारी या व्यभिचारी। स्थायी भाव कितने बताए थे? कितने बताए थे भाई? संचारी या व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये क्षणिक होते हैं, क्षणिक। संचारी का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले।
संचारी का मतलब साथ साथ चलने वाले, वो संचारी होते हैं। अर्थात स्थायी भाव के साथ साथ क्षणिक, कुछ समय के लिए प्रकट होने वाले जो भाव होते हैं वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। ये स्थायी भाव को और पुष्ट करने का कार्य करते हैं और बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, तो उसको देख करके आपको क्रोध आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो रस कौन सा? रौद्र। स्थायी भाव कौन सा? क्रोध। अभिव्यक्त होने लग गए? पता कैसे लगेगा? कांप रहे हैं, आ रहा है, भौहें चढ़ रही है, आंखें लाल हो रही है क्रोध से। नहीं, आपने जो भी हथियार था उठाया, डंडा लिया, जो भी लिया, और देखने वालों को क्रोध आ रहा है, इसको क्रोध हो गया। ये तो स्थायी भाव हो गया। और रौद्र रस हो गया। अचानक आपको याद आया कि ये वही है जिसने कल मेरे भाई को गाली दी थी। अब ये क्षणिक जो आया ना, इसने क्रोध को और बढ़ा दिया, क्रोध को और बढ़ा दिया और पुष्ट कर दिया स्थायी भाव को। थोड़ी देर के लिए आए और गई। संचारी भाव साथ साथ, ये तो क्लियर हो गया कि स्थायी भाव के साथ चलते हैं, अर्थात स्थायी भाव होंगे तो ही संचारी भाव होंगे, और स्थायी भाव को और पुष्ट करने का कार्य संचारी भाव करेगा जब व्यभिचारी भाव करेगा। प्रेम रस की बात करते हैं। प्रेम रस की, किसी नायक का किसी नायिका को देख करके उसे प्रेम हो गया, मन में, कहा नहीं कहा अलग बात है, लेकिन प्रेम हो गया। अब वो मनी मन में प्रेम रस उमड़ रहा है, मनी मन में। अचानक याद आया, अच्छा यह तो भाई से यार पदन वो ब्याह में नाच रही थी। क्षणिक याद आया, आया कि नहीं आया? तो ये थोड़ी सी याद आया और उस प्रेम रस को और ला दिया। यही यही है संचारी भाव या व्यभिचारी। कितने हैं? 33 है, और स्थायी भाव के साथ साथ चलने वाले हैं, इसलिए इनको संचारी कहा जाता है। ऐसे भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करके सहायक के रूप में थोड़ी देर के लिए आते हैं और तुरंत लुप्त भी हो जाते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव हो गया। संचारी से तात्पर्य है साथ साथ चलना, अर्थात संचारशील होना। ये स्थायी भावों के साथ साथ चलते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ हो सकते हैं, इनकी संख्या 33। तो मोटा मोटा याद कर लोगे, संचारी भाव 33 होते हैं, क्षणिक कुछ समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट कर जाते हैं। हो गया? हमने बात की थी विभाव अनुभाव व्यभिचारी। तो हम भाव की बात कर चुके, स्थायी भाव की बात कर चुके, व्यभिचारी की बात कर चुके। अब हम बात करेंगे विभाव की। किसकी बात करेंगे? विभाव। विभाव क्या है, इसकी बात करते हैं। विभाव ही मूल है, मूल कारणी विभाव है। किसी भी रस या किसी भी भाव का प्रकट होना या किसी भी रस का उत्पन्न होना, किसके कारण? विभाव के कारण। तो विभाव क्या है? रस निष्पत्ति का कारण है। जैसे भगवान राम जी पुष्प तोड़ने गए बगीचे में, उनको सीता जी नजर आई, तो सीता जी वहां विभाव है।
सीता को देख के ही राम के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ है। तो कारण कौन है? सीता। अर्थात सीता कौन है? यहां विभाव है। कौन है? विभाव है। शत्रु को देख करके क्रोध उत्पन्न हुआ, तो विभाव कौन है? शत्रु है। वो शत्रु नहीं होता तो स्थायी भाव जागृत नहीं होता, रस निष्पत्ति नहीं होती। तो किसी भी रस का या किसी भी स्थायी भाव का जागृत होने का जो कारण होता है वो विभाव होता है। आ गया क्या? आ जाओ। विभाव का अर्थ होता है रसानुभूति के कारण, की वजह से रसानुभूति हो रही है, जिसके कारण हो रही है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव होता ही है ना, स्थायी भाव तो सबके होता है। भावों को आस्वाद अर्थात सामाजिक योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। अरे स्थायी भावों का स्वाद लेने के लिए, आस्वाद लेने के योग्य बनाने का जो काम करते हैं वो विभाव है, अर्थात कारण ही विभाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे चश्मा आ रहा है, आगे भी चश्मा, चिंता मत करो। हाँ, सामाजिक, सामाजिक के मन में, सहृदय के मन में, दर्शक के मन में, श्रोता के मन में या पाठक के मन में। या सामाजिक जो है वो दर्शक है, श्रोता है या पाठक है, ठीक है, जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं उसकी बात है। उसको सहृदय भी कहा गया है, इसीलिए कहा सहृदय के हृदय में। सहृदय के हृदय में अर्थात मेरी बात हो रही तो मैं सहृदय हो गया, और मेरे हृदय में तो मैं ही सामाजिक हूं। और सामाजिक वही दर्शक है, वही श्रोता है, वही पाठक है। ठीक है? ये दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं, और अनेकों बार सवाल आ चुका है, और अभी अभी आया 2025। आलंबन और उद्दीपन अभी अभी आया है। यह पूरा टॉपिक हिंदी साहित्य का है, हिंदी लिटरेचर का टॉपिक है ये। हिंदी में तो इसको नच नच के पढ़ाया जाता है। हाँ, अगर कोई ढंग से पढ़ाने वाला है ना, और कोई वास्तव में ही हिंदी साहित्य का गुरुजी है कोई, वो तो इसको करुण में तो बच्चों को रुला दे, और प्रेम में बच्चों को विभोर कर दे, और क्रोध में बच्चों को ठीक है। तो कुछ स्थायी भाव तो आपके मन में भी जागृत हुए होंगे। क्रोध न हुए हो गए? प्रेम रस जागृत हुआ महावीर? जो है जो है, क्यों बताएगा वो क्यों बताएगा कि विभाव गुण है? देखिए, एक और चीज यहीं से बात करते हैं, टॉपिक पे आ रहे हैं सीधे। प्रत्येक व्यक्ति में हर स्थायी भाव मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तीव्र होते हैं और कुछ मंद होते हैं। जैसे कई लोगों को आप कितनी भी गालियां दो वो शांत रहेंगे, इसका मतलब उसमें क्रोध स्थायी भाव सुप्त है? तो महावीर के जो रति है, रति प्रेम, वो तीव्र है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन प्रेम या श्रृंगार रस का उदाहरण इसको समझ में ज्यादा आया। आया उस अच्छा, सबसे बड़ी बात वो कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा।
क्या है इसमें? जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ समझने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इनको बिल्कुल तादाद में होकर के समझोगे ना। मैं कह रहा हूँ आप रस निष्पत्ति तुम एब्जॉर्ब कर लो शानदार तरीके से। और मैं इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ इसको कि मैं हिंदी साहित्य का भी स्टूडेंट हूँ। मैं केवल चित्रकला का ही विद्यार्थी नहीं हूँ, हिंदी साहित्य का भी स्टूडेंट हूँ। मैंने हिंदी साहित्य में इसको अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मुझे ये आता है। अगर शुद्ध किसी चित्रकला वाले गुरुजी से पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको इतने अच्छे से नहीं मिलेंगी जितने मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप रंग और तोता और कबूतर में उड़ के भर रह जाओगे। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। विभाव क्या है, कारण है। विभाव क्या है, कारण है। अब कैसे है कारण, देखो कितने प्रकार है विभाव के, दो प्रकार। एक तो है आलंबन। क्या है, आलंबन। जिसका आलंबन करके रसानुभूति होती है, अर्थात स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारक, वो आलंबन है। जैसे राम जी बगीचे में गए, वहां पर उन्हें सीता जी दिखी, तो सीता जी आलंबन है। विभाव तो है, तो आलंबन विभाव है। विभाव में कौन सा, आलंबन विभाव कौन है, सीता जी है। सामान्य सी बात हो गई। दूसरा जो है वो है उद्दीपन विभाव। क्या है, उद्दीपन विभाव। तो सीता जी को देख करके राम जी के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ। तो प्रेम तो क्या है, प्रेम तो क्या है, भाव हो गया। श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार क्या है, रस हो गया। कारण कौन है, सीता जी। तो विभाव कौन है, सीता जी। कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव है। कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव है। अब जो दूसरा विभाव है उद्दीपन वाला, वो उस स्थायी भाव को और पुष्ट करने का कार्य करता है। जैसे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, चलने वाली शीतल पवन, ये हवा, शीतल मंद सुगंध पवन, पुष्प, वहां का अनुकूल वातावरण, सीता जी का मुस्कुराना प्रेम को और बढ़ा देता है। सीता जी को देखकर प्रेम तो जागृत हुआ, लेकिन सीता जी का मुस्कुराना, शर्माना, लज्जा आना, पलके झुकाना, ये सब उद्दीपन विभाव का कार्य कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को और उद्दीप्त करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कौन सा विभाव हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया ना। अलग है संचारी से, संचारी क्षणिक है, संचारी क्षणिक है, और ये क्षणिक नहीं है। बिल्कुल, ये क्षणिक नहीं है। इनमें मूल अंतर यही है कि संचारी क्षणिक होते हैं। जैसे अभी बात करते हैं, शत्रु को देखा, शत्रु को देखा, तो देखते ही क्रोध उत्पन्न हो गया। तो शत्रु तो क्या है, विभाव है। कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव है। अब शत्रु ने कहा आजा, मैं तुझे आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो शत्रु के द्वारा ललकारना, शत्रु के द्वारा ललकारना, लड़ाई की चुनौती देना, धमकियां देना, ये उद्दीपन विभाव उस क्रोध को और बढ़ा रहा है। सामने ही है ना। इसी बीच उसे याद आया कि ये वही है, वहां लड़ाई हुई थी, लेकिन उस दिन इसने मुझे अकेला देख करके दो झापट दे लिया। पुरानी बात याद आ गई और क्रोध को और बढ़ा दिया। ये पुरानी कोई बात याद आ गई, वहां पहले कोई लड़ाई हुई हो, पहले उसने कुछ किया हो, क्षणिक आए और हो गया। प्रेम में भी यही है, प्रेम में भी यही है। नायक ने नायिका को देखा, तो नायिका कौन है, विभाव है, आलंबन विभाव है। नायिका कौन है, आलंबन विभाव है। अरे सुन लो,
किताबों में नायक और नायिका ही लिखो थे, और नायिका ही विभाव है। विभाव नायक भी होता है। नायिका के मन में नायक को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ, तो यहां विभाव कौन है? नायक। नायक है ना, ऐसे। तो नायिका विभाव हो गया, आलम्बन विभाव हो गया। अब नायिका द्वारा विभिन्न चेष्टाएं करना, आंगिक क्रियाएं करना। अरे मैं क्या करूं, होता है ऐसा। मैं कहीं नैरो कर रही हूं क्या? पलके झुकाना, नजरें चुराना, मुस्कुराना, शर्माना, पलट पलट पलट, नहीं, ये सब उद्दीपन है। ये सब क्या है? उद्दीपन है। अब क्षणिक कुछ याद आया, पद्मा भी दिखी थी, हाँ सर गई थी, देर आई पुरानी याद, और प्रेम भाव को और बढ़ा दिया। अब बताओ कौन सा भाव समझ में ना आयो? विभाव आ गया, आलम्बन विभाव आ गया, उद्दीपन विभाव आ गया, संचारी आ गया, स्थायी भाव आ गया। अब हम बात करेंगे अनुभाव की। किसकी बात करेंगे? अनुभाव की। देखो, अब तो क्या है, बहुत समय हो गया है ना। मैं जब थोड़ा और, लगभग आज से 10-12 साल पहले जब पढ़ाया करता था, तो एक अलग ही तरीका था पढ़ाने। ये चीज़ें कभी कभी आ जाती है। अब हालांकि ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट उसका सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड होती है, बच्चा एक ही बार में समझ जाता है, तो दिक्कत ही नहीं आती कहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर होता है ना, शिक्षक होता है, वो कलाकार होता है। हर शिक्षक कलाकार होता है, और जो शिक्षक जितना अच्छा कलाकार होता है, वो उतना ही अच्छा शिक्षक। भावों से जुड़ जाना पूरी तरीके से, वही तो अच्छा शिक्षण है। बच्चे को ये पता नहीं रहे हम कहाँ बैठे हैं, यही तो शिक्षण है। मैंने बगीचे का कहा, भगवान राम जी गए तुम सब बगीचे में। नहीं क्या? शत्रु आया, तुम्हारे सबके सामने शत्रु। हीरोइन की विभिन्न अदाएं बता रहा हूं मैं, ताकि सबको याद आ गई होगी हीरोइना। महावीर तो सोच रहे हो, हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। और अगर महावीर की अदा देख लो ना तुम, या का काम ही करना चाहिए, खैर बाद में करेंगे या की बात। चलो उदाहरण देखो। उदाहरण किसका उदाहरण? आलंबन और उद्दीपन विभाव का उदाहरण देखो। दुष्यंत की बात हो रही है यहाँ। दुष्यंत, दुष्यंत के मन में रति भाव शकुंतला को देखकर उत्पन्न होता है। अरे दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी तो याद है, ठीक है। तो दुष्यंत के मन में किसको देख करके प्रेम उत्पन्न होता है? शकुंतला को। तो इसमें शकुंतला कौन है? आलम्बन के दो भेद है। अब सुन लो, आलम्बन के भी कितने भेद है? दो। मैंने आपको विभाव के कितने भेद बताए? दो, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन कितने भाव है? दो भाग है। देखो, विषय है एक तो जिसके प्रति भाव जागृत होता है, अर्थात तो आलम्बन में विषय कौन है? शकुंतला है। आश्रय जिसके मन में होता है, जिसके हृदय में भाव होता है, अर्थात वो आश्रय है। आलम्बन की बात हो रही है। विभाव में, आलम्बन विभाव में कितने भाग हैं? दो। एक तो विषय,
जिसके प्रतिभाव हो रहे हैं या जिसके कारण हो रहे हैं, और आश्रय जिसमें हो रहे हैं वो आश्रय। तो अब उद्दीपन में कौन सा है? उद्दीपन रति भाव को और बढ़ाने वाला, अर्थात जो अधिक उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण देख लो, उदाहरण लिख रखा है मैंने। आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन की, आलंबन मतलब शकुंतला, राम और सीता में सीता, नायक और नायिका में नायिका, आलंबन हो गया ना, अर्थात विभाव अर्थात कारण। आलंबन की चेष्टाएं, श्रृंगार, लटकन लटकड़ी से, कर्णफूल लगा मिलो से, और बढ़िया लाग रही, उद्दीपन हो रहा है और बढ़ रहा है। अरे हो गया ना उद्दीपन। देखो, और सुनो सुनो सुनो, बाहरी वातावरण क्या है? बाहरी वातावरण बगीचा, अच्छा वातावरण है। एक तो ऐसी जगह बैठे थे, नालों ने करे तो बदबू आ रही है। अब उद्दीपन छोड़ो, वहां से भाग भाग मन करेगो नहीं क्या? अरे मैं सही कह रहा हूं भाई, हंसने की क्या बात है। तो अनुकूल जो वातावरण है वो क्या है? अनुकूल वातावरण क्या है? आलम, अच्छा ये हो गया बाहरी वातावरण। देखो, बगीचा, पुष्प, सरोवर, शीतल मंद सुगंध, पवन, बढ़िया खुशबू आ रही, बढ़िया फूलों की, बैठे तो फैल रहा आराम से, देख रहे हो, सही है। और एक नाल और निकल रही हो और बढ़िया बदबू आ रही हो। अब तुमको मैं सही कह देता हूं, तुम्हें हंसी आती है। चलो, अरे भाई साहब, मैंने जैसे नाले और बदबू की बात करी ना, जब सुए ना वह मुंडा कहीं लगा बैठी है, देख लो। इसी इसी को कहते हैं स्थायी भाव जागृत होना। मतलब है ना, ऐसा लग रहा है इसको कि जैसे मैं नाला के बगल में बैठी हूँ भाई, सबसे मुंह बंद करके बैठी है ये। नेक्स्ट चले, अनु अनुभाव पे आ जाए, अनुभाव पे आ जाए। चलो, तो देखो, कारण हो गया विभाव, उसमें आलम्बन विभाव कारण हो गया। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को और पुष्ट करता है। ठीक है, उदाहरण सब आ ही गए, व्यभिचारी कुछ समय के लिए आते हैं। अब बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव का मतलब होता है कौन सा भाव से कौन सा रस निष्पत्ति हो रही है, कौन सी रसानुभूति हो रही है, उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता कैसे लगेगा? तो जिसमें ये अनुभूति हो रही है, से हृदय की बात हो रही है, जिसमें ये रस निष्पत्ति हो रही है, जिसमें इन स्थायी भावों की जागृति हो रही है, वो इस स्थायी भाव को प्रकट कैसे करेगा? वो अनुभाव है। जैसे नायक के मन में नायिका को देख करके प्रेम भाव जागृत हुआ। अब प्रेम भाव जागृत होने के बाद में नायक की जो चेष्टाएं हैं, जो एक्टिविटी है, वो अनुभाव है। वो क्या है? अनुभाव है। बार बार नायिका को देखना, इतराना, ये क्या है? अनुभाव ही तो है। शत्रु को देख करके क्रोध जागृत होना, अब शत्रु को देख करके क्रोध जागृत होना, अब क्रोध जागृत होने के बाद
फड़फड़ाना, हाथ पैरों में कपकपाना, आंखें लाल हो जाना, ये क्या है? अभिव्यक्ति है। और ये क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव है। अनुभव मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, बात करते हैं अभी। देखो, भाव उत्पन्न होने के बाद भावों के अनुसार आश्रय में कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती है, कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती है कुछ। इन चेष्टाओं से भाव का अनुभव होता है, भाव का अनुभव होता है। शारीरिक चेष्टाओं को ही अनुभव कहते। शत्रु को देख करके क्रोध आया, भुजाएं फड़फड़ाना, आंखें लाल होना, भौहें चढ़ जाना, ये क्या है? भाव है। और ये उसकी चेष्टाएं हैं। ये क्या है? चेष्टाएं हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं अनुभव। इन्हें क्या कहते हैं? अनुभव। तो अनुभव से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसका पता किससे लगेगा? अनुभव से लगेगा। मैं छोड़ दूंगा वहां तक। ऐ मैं वहीं छोड़ दूंगा, कह देना। उदाहरण देखो, उदाहरण, अनुभव का उदाहरण। किसका उदाहरण? अनुभव का। देखो, रति भाव के उत्पन्न होने पर आश्रय में, आश्रय कौन है? राम। आश्रय कौन है? नायक। आश्रय कौन है? दुष्यंत। आश्रय में आलंबन को देखना। आलंबन कौन है? शकुंतला, अर्थात नायिका, अर्थात सीता। कटाक्ष, लज्जा, आलिंगन आदि चेष्टाएं होती है, इन्हें रति भाव का अनुभव कहते हैं। आदि चेष्टाएं होती है, इनको कहते हैं रति भाव का अनुभव। अनुभव दो प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं भाई? हम अनुभव के अन्य प्रकार भी पढ़ेंगे, 4 प्रकार। अनुभव के मुख्य रूप से 2 प्रकार है। एक तो है सात्विक। कितने? कौन सा है? सात्विक। सात्विक कितने हैं? याद कर लेना। स्थायी कितने बताए थे? 8। सात्विक कितने हैं? 8। संचारी कितने हैं? 33। इधर देख लो, स्थाई 8, संचारी 33। सात्विक कितने हैं? बराबर कितने हैं टोटल? 49। कितने हैं? 49। सवाल आता है, कुल भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखना आप लोग। कुल सारे भाव मिला करके कितने हैं? 49। सवाल आ चुका है, सवाल आरपीएससी पूछ चुकी है इसको। अब वो पूछता है स्थायी भाव कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार तो 8 है, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 है। संचारी भाव कितने हैं? 33। सात्विक भाव कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। याद रह जाएंगे ना? अब सात्विक, देखो हम बात कर रहे हैं अनुभव की, और अनुभव का मतलब होता है कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, वो अभिव्यक्त जो हो रहा है ना, वो अनुभव। जो भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या है? अनुभव है। और अनुभव कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? सात्विक। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब समझ लो, सात्विक अनुभव वो होते हैं जिनको प्रकट करने में कोई मेहनत नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता। ये कृत्रिम नहीं है, ये स्वतः उत्पन्न होते हैं, ये नेचुरल है। इनको प्राकृतिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये स्वतः होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में अचानक शेर आ गया, रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आप रोक नहीं सकते, और आप जानबूझ कर रोंगटे खड़े कर नहीं सकते। इसलिए कृत्रिम नहीं है, ये स्वतः होते हैं। ठीक है? कोई बहुत ज्यादा दुख हो गया, आंसू आएंगे, आंसू आ रहे हैं, आप रोकना चाह रहे हो लेकिन नहीं रोक रहे, स्वतः होगा, आंसू आएंगे।
और आप लाना चाहो तो आंसू नहीं आए, और आप रोकना चाहो तो ये नहीं होते होते, स्वाभाविक है। इसलिए इनको हम बोलते हैं नेचुरल, प्राकृतिक, उन्हीं को सात्विक। घटना से पसीने छूट जाना, पसीने तरबतर हो जाना, पसीने आएंगे, आप रोक नहीं सकते, और आप जानबूझ के पसीने ला नहीं सकते। इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। इस तरह की जो चेष्टाएं होती है जिनसे हमें किसी भाव का पता लगता है, वो सात्विक अनुभाव। बोल दो, आगे आके समझ में। देखो देखो, स्तंभ जड़वत हो जाना, जड़वत हो जाना, स्वेद शरीर से पसीने जाना, टूटेगा, कोई नहीं रोक सकता, आएंगे तो आएंगे, रुकेगा जब ही रुकेगा। रोमांच, रोंगटे खड़े, स्वर भंग, स्वर का फट जाना। कई बार, कई बार लोगों की आवाज चली जाती है, बोल नहीं पाते, बोलने की कोशिश करते हैं, बोल नहीं पाते, आवाज नहीं आती। घटना से आवाज नहीं निकल पाती, स्वर भंग हो जाना। बेपथु, शरीर का कांपना, शरीर का कांपना, कब कपी लग रही है, रुक ना रही है, अरे तू कांप क्यों रही हो रे, अरे कांप क्यों रही हो तू, बता तू बात का ही कर, कब कपी, रुके, वो उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। बेपथु, वेवर्ण, वेवर्ण, मुख का रंग बदल जाना, का रंग बदल, अश्रु, आंसू बहना, प्रलय, अचेत हो जाना, अचेत हो जाना। कोई जानबूझ अचेत थोड़ी हो सके, और जानबूझ चेत में भी ना सके, चेत हो जाना। ठीक है, अब देखो दूसरा जो प्रकार, तो पहला प्रकार सात्विक हो गया, कितने हैं, 8 है। दूसरा कौन सा है, कायिक, कायिक अनुभव, कायिक, शरीर की बात हो रही, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना, कायिक अनुभाव है। अरे काया से बने हो शरीर, शरीर का मतलब काया, और काया से बना है कायिक, अर्थात शारीरिक, अर्थात शारीरिक। कायिक अनुभाव वह है जिन्हें प्रयास पूर्वक किया जाता है, प्रयास पूर्वक। जैसे दृष्टि विशेष, दृष्टि विशेष, बच्चों को डराना। जैसे कोई बच्चा कहीं बैठा है, आप लोग बैठे हो, बढ़िया बढ़िया मेहमान बैठे हो, आप बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बच्चा आपकी तरफ देख रहा, शैतानी कर रहा है। अब जैसे उसकी नजर पड़ी, आपने नजरें दिखाई, आंखें दिखाई, उसको डराया, काय की तो हुआ, इंगित करना, अरे चुपचाप, इंगित करना। मैंने कहा इंगित, ये इंगित करके ही तो मैंने बताया, इंगित करना, इशारा करना, इशारों से संकेत करना। और बनावट करना, किसी भी तरीके से कोई संकेत करना, हाँ, से बताना कि ये बात है भाई। जैसे अभी ये कहे मुझसे, जैसे ये कहे ज्योति अभी मुझे देख करके, हो गया है सारा, फिर मैं कहूं
तो जाने दे इसको। संकेत है, तो ये अनुभावी तो है। क्या है? अनुभव, कायिक है, जिनमें शारीरिक चेष्टाएं होती। अब अन्य जो प्रकार है, अन्य वर्गीकरण है अनुभाव का, वो देखें। आंगिक, शारीरिक चेष्टाएं, अंग संचालन, कोई कायिक। वाचिक, बात करना, अर्थात शब्दों के द्वारा, कह करके, बोल करके, वो वाचिक है। आहार्य, आरोपित कृत्रिम वेशभूषा द्वारा। आहार्य, आहार्य, आरोपित कृत्रिम वेशभूषा द्वारा आप प्रकट। वेशभूषा से पता पड़ जाओ, अरे यार आज तो कहीं जिम बाजारी होती। अच्छा, आज आज तो ब्याह में जा रही हो दिखे, वो ड्रेस तो अच्छा। और यार, बारात की भीड़ में दूल्हे को छांट लेते हैं कि वेशभूषा लगे। रामलीला में रावण को पहचान लेते हैं। नाटक मंडली में जो जोकर होता है तो पहचान लेते हैं, ये मस्करा है, ये जोकर है। सात्विक, चौथा नंबर कौन सा? सात्विक, ये वही है, स्वाभाविक, अकृत्रिम या प्राकृतिक, स्वतः होते। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के व्याख्याकार या टीकाकार। सुन लो, इनको हम कल पढ़ेंगे एक एक करके। पहले मेरी बात सुन लो। आप लोगों ने भाव पढ़ा, समझ में आया? स्थायी भाव, रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ठीक है। और रस सिद्धांत के प्रतिपादक भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 6वें और 7वें अध्याय में अथर्ववेद से इसको लिया है। किसे लिया है? अथर्ववेद से लिया है। भरत मुनि कौन सी परंपरा के समर्थक है? दुहिण के हैं, वासुकी के नहीं है। दुहिण ने कितने स्थायी भाव बताए हैं? 8 बताए हैं। तो भरत मुनि ने कितने बताए? 8 बताए हैं। नवा किसने जोड़ा है? अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने जोड़ा है, ठीक है। अब वो सारणी आप लोग देख लेना अच्छे से। स्थायी भाव, रस, देवता और रंग, पक्का आता है, ठीक है। पढ़ करके आना, कल हम रस को पूरा कर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना।